आप सभी को नमस्कार। नॉर्मली मैं कई बार लाइव आती हूँ और अपने मन की बात कहती हूँ और कहीं ना कहीं ये मेरे मन की बात नहीं है, ये पूरे देश के मन की बात है, ये पूरे राज्य के मन की बात है, ये पूरे समाज की बात है और ये सारे क्षेत्र की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो आम जनता आदी हो गई है हर किसी तरह के शोषण की और हर किसी तरह के माहौल की जनता ने अपनी आदत बना ली है। और मुझे लगता है कि उनमें से अगर कुछ लोग सामने आते हैं, अगर उनमें से कुछ लोग आकर लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें अपने जेब से पैसा खर्च करके उच्च न्यायालय तक जाने का रास्ता तय करना पड़ता है, अपने परिवार को खतरे में डालना पड़ता है और अपने आसपास के जो लोग हैं उनकी भी बातें सहन करनी पड़ती है कि तुम्हारी वजह से हमारे साथ बुरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो जागरूक आम नागरिक है वो आवाज नहीं उठा पाता। इस वक्त मैं आपके सामने जब लाइव आई हूँ तो मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहती हूँ और इस वक्त मैं हूँ अपने ऑफिस में और मैं अपने ऑफिस से ही आप लोगों से बात कर रही हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि राजस्थान सरकार लगातार कई सारी योजनाएं लेकर आ रही है और कई सारे बिल उन्होंने पास किए हैं, जिसमें जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को भी हम ले सकते हैं, आरटीएच का भी मामला हम ले सकते हैं, ऐसे कई सारे मामले हम ले सकते हैं जिसपे राजस्थान सरकार ने पर्सनली उसको लेकर और बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी योजनाएं भी लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी मुद्दे हैं जिन पर राजस्थान सरकार बात नहीं करती है। मैं इस वक्त अपने संबोधन में केवल 2 लोगों को संबोधित करूंगी, जिसमें मैं अपने राज्य के जो मुख्य प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री महोदय हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी से अपनी बात कहना चाहती हूं और इसी के साथ जिस तरह से शासन में प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उसी तरह से प्रशासन में इसका प्रतिनिधित्व करती हुई मुख्य सचिव उषा शर्मा जी हैं, जो एक महिला भी हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सारे ही बिंदु पूरे हो जाते हैं कि एक पुरुष और एक महिला मौजूद है जो महिलाओं की पीड़ा को समझेंगी और एक पुरुष मौजूद है जिनका नाम मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत है, ये सारी ही समस्याओं को समझेंगे। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को ही संबोधित मैं कर रही हूँ। लगातार हिंदू समाचार में और कई ऐसे जागरूक अखबार हैं जो किसी तरह से बिकते नहीं हैं, किसी तरह से झुकते नहीं हैं। लगातार इस तरह की खबरें प्रकाशित होती हैं कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण, इन्होंने रेजिडेंशियल कॉलोनीज को और आवासीय जितने भी इलाके हैं उनको जाम कर दिया है। कंडीशन ये है कि आपको अभी तक नहीं पता था कि आपके घर के पास दुकान है, लेकिन आपको कुछ दिनों बाद पता लगता है कि आपके पास का प्लॉट बिक गया और आपको पता चलता है कि कुछ दिनों बाद उसके ऊपर उसकी नींव भरने के बाद में वो 5 मंजिला तक चढ़ गया। 5 मंजिला तक चढ़ गया तब भी समझ में आता है, लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि बेसमेंट में दुकानें बना ली गई है, पार्किंग की जगह नहीं दी गई है। ऐसी कई सारी चीजें जब पता चलती है तो लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सेट हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारी सेटिंग बैठती है। बिल्डर्स एक पर्टिकुलर प्लॉट को इसलिए रखते हैं कि इससे संबंधित जो राशि है वो लाइजनिंग में जाएगी। उस लाइजनिंग में आम आदमी भी शामिल है, उस लाइजनिंग में वहाँ का डीसी या डिप्टी कमिश्नर भी शामिल है, वहाँ के जेईएन, वहाँ के नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका जो भी एरिया आता है वो शामिल है। फिर उससे ऊपर के अधिकारी शामिल हैं, आयुक्त, कमिश्नर उसमें शामिल हैं। फिर उसके बाद में आप आ जाइए पार्षदों पर, फिर पार्षदों से आप आ जाइए वहाँ के विधायकगण तक और विधायकगण से मंत्रियों तक अपने आप चीजें पहुँच जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा ही एक लाइजनर सिस्टम बना हुआ है जिसके तहत यहाँ पर अवैध बहुमंजिला बिल्डिंगें बनती हैं जो कि रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल बनती हैं, बिना परमिशन के बनती हैं, बिना पार्किंग के बनती हैं, बिना किसी सुविधाओं के बनती हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बनती है। बड़े बड़े पोश एरियाज में आज आपको डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग काफी कम कीमत में फ्लैट्स मिल जाएंगे। फ्लैट लेने वाला व्यक्ति जो क्रेतागण होता है वो अपना फायदा देखता है केवल उस वक्त तक जब तक उसको लगता है कि उसे कम कीमत में बहुत अच्छा फ्लैट मिल रहा है, बहुत अच्छी जगह मिल रही है, बहुत अच्छी लोकेशन मिल रही है। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने आप को ठगावा महसूस करता है जब उसको पता चलता है कि जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं उसे प्रदान की जानी थी बिल्डर के द्वारा, कॉलोनाइजर के द्वारा या किसी भी जिसने बिल्डिंग बनाई है उसके द्वारा, तो उस कंडीशन में वो डिफेंस में आता है, वो लड़ाई लड़ता है। लेकिन एक वक्त आता है जब उसको सेट कर लिया जाता है, या तो वो सेट हो जाता है या फिर वो अकेला पड़ जाता है, दोनों कंडीशंस होती हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगी और इस तरह की वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूंगी, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ बातें लिखने से बेहतर होती है कह देना।
और आज मैं इसीलिए लाइव आई हूँ क्योंकि आपके सामने कुछ मुद्दे रखूंगी। सबसे पहले मैं आपके सामने मुद्दा रखूंगी कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सरकार काम क्यों नहीं कर रही है। क्या वजह है कि नगर निगम से लेकर जेडीए से लेकर कई सारे डिपार्टमेंट जो इसमें काम करते हैं वो सब अपनी आंख नाक कान बंद करके बैठ गए हैं। बड़ा ही अफसोस होता है। मैं संवेदनशील हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर व्यक्ति संवेदनशील होता है जब किसी की मौत हो जाती है। अभी कंवर नगर राजाराम तालाब जो है, जो एरिया आता है, वहां पर रामप्रसाद मीणा ने आत्महत्या की। उसकी तह तक हम गए। उस तह के दौरान मैंने कल ही एक वीडियो वहां के जो पुजारी हैं गिरधारी जी मंदिर जहां पर अतिक्रमण हुआ था उनका मैंने लाइव वीडियो आपके सामने शेयर किया था कि तह तक जाने पर ज्ञात हुआ कि राजेंद्र शर्मा उनका नाम है पुजारी जी का, जिन्होंने हमें इंटरव्यू दिया। उन्होंने बताया कि कई सालों पहले, कई वर्षों पहले, लगभग ये मान के चले उस मंदिर की जो उम्र है वो 270 साल की है। और उसी के अनुसार राजेंद्र शर्मा जो है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार वहां की सेवा करती रही है। और उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि उनके दादा परदादा ने उस मंदिर की सेवा की है और राजाओं द्वारा उनको मंदिर प्रदान किया गया था, जिसके कागजात भी उन्होंने हमें दिखाए और कई सारे बंच उन्होंने हमें प्रदान किए जिसके अंदर कई सारी चीजें मौजूद हैं और सारी चीजें सामने आती हैं। इतनी बड़ी बात मैं आपको कहूंगी कि उस राजेंद्र शर्मा जी ने जब हमें इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया कि हमारी इस गिरधारी जी का मंदिर जो है इसकी बहुत बड़ी जमीन है और यहाँ पर इसको डेवलपमेंट करना चाहिए था, गवर्नमेंट को इस हेरिटेज को बचाना चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आसपास छोटे मोटे मंदिर बन गए, जाति समाज के मंदिर बन गए, लोगों ने अपने जो कहते हैं गाय बैल भैंस बांधने के लिए वो खड़े कर लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि वहां पर उस मंदिर पर कब्जा होने लगा धीरे धीरे। इसी स्थिति में रामकिशोर मीणा अस्तित्व में आए और ये जो पुजारी जी हैं इन्होंने अपने खर्चे के लिए जब एक समय आया जब सारी जमीनें और सारे देवस्थान जैसी जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, तो उस कंडीशन के अंदर आय की स्रोत कम होने के कारण पुजारियों ने जो उनको पावर थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लीज पे किराए पर आसपास मंदिर की जगह दे दी। उसमें रामकिशोर मीणा को भी जगह मिली। रामकिशोर मीणा किराएदार हैं, इसका प्रमाण है ये कागज जो लगातार उन्होंने कल हमें दिखाए हैं और ये बहुत सारे कागज हैं। अगर आप में से कोई ये कागज कहेगा तो मैं इसको स्कैन करके भी डाल दूंगी इसमें। तो ये कागज देखने पर हमें ज्ञात हुआ कि रामकिशोर मीणा जिनके पुत्र ने आत्महत्या की ये कहकर कि मुझे मेरी जमीन से बेदखल किया जा रहा है, अतिक्रमण मेरे पास में हो रहा है और मेरे मकान पे जिसपे पट्टा मौजूद है उसमें मुझे नगर निगम परेशान कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगी रामप्रसाद मीणा के मैटर पे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं आपसे करनी। तो उस कंडीशन में रामप्रसाद मीणा ने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि पास में एक बहुमंजिला बिल्डिंग बन रही थी जो कि रॉयल शेरेटन के मालिक की थी, जिसमें बताया जाता है, जैसा कि लोगों से सूत्रों से मालूम हुआ कि कैबिनेट मंत्री महेश जोशी जी भी उसमें शामिल थे और इसके अलावा 8-10 लोग उसमें शामिल थे जिससे वो बिल्डिंग बन रही थी। रॉयल शेरेटन इसमें मुख्य पात्र थे। ऐसी कंडीशन में जब रामप्रसाद शर्मा के पिता ने यानी कि रामकिशोर मीणा ने मंदिर की ही जमीन पर जो कि पुजारी द्वारा किराए से दी गई थी उस पर अपना निर्माण कार्य शुरू किया, वहां से विरोध शुरू हुए कि नगर निगम ने उसका विरोध शुरू किया क्योंकि जो राजेंद्र शर्मा है उन्होंने इससे संबंधित काफी लड़ाई लड़ी। लगभग 22-23 वर्ष से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। 1984 में उन्होंने इनका किरायानामा बनाया था रामकिशोर मीणा जी का, जो कि उससे भी पिछले कई सालों से बिना किरायानामे के रह रहे थे। लेकिन समस्याओं को देखते हुए राजेंद्र शर्मा जी की पुजारी जो है उनकी फैमिली ने उनसे किरायानामा बनवाया। वो किरायानामा प्रमाण है कि रामकिशोर मीणा वहां पे किराएदार थे मात्र। तो क्या किराएदार को निर्माण करने का पावर मिल सकता है? लेकिन माफी चाहूंगी आपसे कि नगर निगम का जो फर्जी पट्टा है वो रामप्रसाद मीणा की आत्महत्या का कारण बना है, उसके गले का फंदा बना है कि नगर निगम में सेटिंग करके रामकिशोर मीणा ने एक समय पर पट्टा प्राप्त कर लिया। जो जमीन उसकी नहीं थी उसका पट्टा उसको मिल गया, मंदिर की जमीन में उसको पट्टा प्राप्त हो गया। जब राजेंद्र शर्मा जी की परिवार जो पुजारी जी है उनके परिवार को पता चला तो उन्होंने इस चीज के लिए गुहार लगाई और लगातार उनकी रामकिशोर जी की अपीलें खारिज हुई इस चीज में। और सुप्रीम कोर्ट में रामकिशोर मीणा जी ने ये लिख कर दिया कि मैं इसका किराएदार हूं और मैं साल भर में इसको खाली कर दूंगा। लेकिन मेरा प्रश्न आता है नगर निगम से कि नगर निगम ने बिना दस्तावेज देखे फर्जी कागजों पर क्या रामकिशोर मीणा को फर्जी पट्टा जारी कर दिया था? जो जमीन उसकी नहीं थी वो किराएदार था। और उसके बाद में रामकिशोर मीणा के पुत्र ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसको उस जमीन से बेदखल किया जा रहा था, नगर निगम उसके ऊपर चक्कर लगा रहा था, उसके ऊपर नोटिस जारी कर रहा था। चूंकि नगर निगम अपनी गलती सुधार रहा था, लेकिन नगर निगम की गलती एक जने की आत्महत्या का कारण बनी।
ये तो एक कहानी मैंने आपको सुनाई है, ऐसी कई कहानियां आपको हर जिले में मिल जाएगी, हर जगह मिल जाएगी कि कई बार गलत होते हुए भी आदमी जब एक संवेदनशील कदम उठा लेता है तो मामला घूम जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजेंद्र शर्मा जी ने प्रिंट सिटी प्रेस क्लब के अंदर 40 से 50 पत्रकारों के बीच में दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन इनमें से एक भी दस्तावेज को छापा नहीं गया, बताया नहीं गया। इक्का दुक्का मीडिया ने उसको चलाया, लेकिन बात ओलमोल गोल हो गई। यानी कुल मिला के जो कंवर नगर में जो आत्महत्या की है रामप्रसाद मीणा ने, उसकी कहानी, उसकी जो गुत्थी है बहुत ही उलझी हुई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिनको राजाओं के जमाने में मंदिर मिला था राजेंद्र शर्मा जी को, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार उनका परिवार इस चीज को संभालता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके परिवार के 2 सदस्यों को जेल भेज दिया गया है। तो ये सब चीजें बड़े कानूनी स्तर की बातें हैं। हम आगे बात करेंगे अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर, कि जब अतिक्रमण होते हैं, जब अवैध निर्माण होते हैं, तब सरकार सोई रहती है। सरकार लगातार इस चीज पर काम नहीं कर रही है, बड़े दुख की बात है। मैं बताना चाहूंगी आपको कि जेडीए है, जयपुर विकास प्राधिकरण जो है, वो कार्य कर रहा है, अवैध निर्माण गिरा रहा है, लेकिन यहाँ से राजधानी से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर जाके कॉलोनियां गिराई जा रही हैं, जिसमें भी पास में कोई कॉलोनी अगर किसी विधायक की है, किसी विधायक के परिवार सदस्य की है, या विधायक के, आप तो ये मान लें कि किसी सांसद के गनमैन की भी है ना, अगर परिवार के सदस्य की, तो आप ये मान लें कि वो कॉलोनी बच जाएगी। अगर आपका किसी भी तरीके से कहीं भी कोई भी लाइजनिंग राजनीति में मौजूद है, आपका कोई ना कोई दबदबा है, आपका रसूख है, तो आप अवैध निर्माण कर सकते हैं, आप अतिक्रमण कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास देने के लिए शानदार पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि पार्टी को पैसे की आवश्यकता हमेशा रहती है। ये तो एक मुद्दा हुआ। अब हम बात करते हैं कि आज से लगभग ये मान के चलें आप 6-7 साल पहले मैंने मुद्दा उठाया था। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी को मैंने जयपुर विकास प्राधिकरण के परिसर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनको आगाह किया था, उनको बताया था कि जयपुर कॉलेज नानाजी की हवेली पर कब्जा हो रहा है, बिना किसी स्वीकृति के वहां पर अवैध निर्माण हो रहा है और वहां पर बहुमंजिला बिल्डिंग बनने जा रही है। तो उन्होंने बड़ा मजाक में इस चीज को उड़ा दिया था, वो वीडियो भी मेरा बहुत वायरल हुआ था, और उन्होंने मजाक में वीडियो ये उड़ा दिया था कि नानाजी की मामा जी की हवेली हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि उन्होंने नानाजी की मामा जी की हवेली नहीं देखी और नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा ने उस हवेली पर कब्जा कर लिया। इस समय पूरी तरह से लाइमलाइट में है नवलगढ़ विधायक राजकुमार शर्मा, जो एक भूमाफिया के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने अपनी आंखें, अपने कान, अपने नाक बंद कर रखी है। सीएम की कॉन्फ्रेंस में भी मैंने प्रश्न उठाया था और मेरे प्रश्न को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद मेरी आवाज चैनल्स तक पहुंच गई और वो आवाज बनी आम जनता की। थोड़ा सा हम और आगे आते हैं तो ओझा जी की हवेली, रूप सिंह जी की हवेली, गलता गेट पर राजकीय बालिका विद्यालय पर एक बिहारी साधु का अतिक्रमण करना, शहर के इकोलॉजिकल जितने भी जोन है वहां पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां बस जाना, यानी कि पर्यावरण क्षेत्र पर भी अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिसको सरकार की नाक के नीचे होना माना जा सकता है, क्योंकि उसी के पास 2 दुकानें गिरा दी जाती है जेडीए द्वारा, उसी के पास 2 दुकानें गिरा दी जाती है नगर निगम के द्वारा, लेकिन उसी के पास बनती हुई बहुमंजिला अवैध निर्माण बिना स्वीकृत के, बिना भू रूपांतरण के बनी हुई बिल्डिंग्स को चलने दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि लगातार इस तरह की चीजों में बिल्कुल मंडलेश्वर जी, आपने बिल्कुल लिखा कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण में पत्रकार रुपए लेकर उसमें साथ देते हैं, तो मैं आपको मंडलेश्वर जी ये बताना चाहूंगी कि सारे कुएं में ही भांग घुली है। कंडीशन ये है कि जैसे कि अभी मैंने चर्चा की थी आपसे राजेंद्र शर्मा जी की, राजेंद्र शर्मा जी ने बताया कि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 40 पत्रकारों को ये कागज दिए थे, उसके बाद में वो खबर नहीं छपी, और जब राजेंद्र शर्मा जी ने पत्रकार से कहा कि साहब आपने खबर नहीं छापी, क्या वजह है कि आपने मेरे इन दस्तावेजों को अपने मीडिया में जगह नहीं दी, तो उनको जवाब मिला कि साहब मेरी नौकरी का सवाल है। मंडलेश्वर जी, आपकी बात का मैं जवाब देना चाहूंगी कि जो दबंग पत्रकार हैं, जो दबंग मीडिया है, सरकार उसको सपोर्ट नहीं कर रही है किसी भी तरीके से, न उनको सरकारी विज्ञापन जारी होते हैं, न आम जनता उनको विज्ञापन देती है, न किसी तरह से उनके पास कोई इनकम सोर्स है। हमारे जैसे लोग जरूर मैं मान सकती हूं जो अपनी जेब से पैसा लगाकर काम कर रहे हैं और अपने खतरे उठाकर काम कर रहे हैं, लेकिन कई पत्रकार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी इसी से चलती है, जिनका घर इसी से चलता है। बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे अखबार में छपने वाली खबरों से भी लोग पैसा कमाते हैं, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आखिर ये सारा भ्रष्टाचार, जो कुएं में भांग घुलने वाली जो मैंने आपसे बात कही है, कहां से आई है? क्या जनता इसके लिए दोषी है? क्या सरकार के अंदर बैठे हुए नुमाइंदे जो कि भ्रष्टाचारी हैं,
भूमाफिया बने हुए हैं वो इसके दोषी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रशासन में बैठे हुए जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो इसके दोषी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो आम जनता आवाज नहीं बनती है, मीडिया की सपोर्ट नहीं करती है किसी भी तरीके से, वो इसकी दोषी है। तो बहुत सारे प्रश्न है मेरे पास में जिनके जवाब जनता से, सरकार से और प्रशासन से ही मिलने चाहिए। मैं भी उसी श्रेणी में आती हूं, तो जवाब देने के लिए मैं आपके सामने लाइव आ गई हूं कि क्या केवल समझौता ही किसी भी समस्या का समाधान है? जब ट्विन टावर गिर सकता है, अधिगम कोचिंग संस्थान गिराया गया भूपेंद्र सारण के पेपर लीक मामले को लेकर। इसी के साथ आप बात करेंगे कि कंवर नगर में भी 5 मंजिला बिल्डिंग गिरा दी गई जब रामप्रसाद मीणा ने आत्महत्या की, चाहे वो गलत आत्महत्या थी, वो फर्जी पट्टा लेकर वो मंदिर की जमीन पे कब्जा कर रहा था और उसके बाद वो आत्महत्या करता है, तो संवेदनशील मुद्दे में आ जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने भी पत्रकार महोदय यहां मौजूद हैं उनको बताना चाहूंगी कि डेफिनेटली मैं समझ सकती हूं कि जब आप एक मीडिया कंपनी में काम करते हैं तो आपको मीडिया कंपनी के ही उसूलों पर चलना होता है और उस कंडीशन में आपको सरेंडर होना होता है। जैसा कि मैंने आज प्रवीण जाखड़ जी की पोस्ट पढ़ी थी कि पत्रिका में वो काम करते थे और उस दौरान उन्होंने कई सारे स्टिंग ऑपरेशन किए, लेकिन उनको दबा दिया गया और ऐसी कंडीशन में उन्होंने वहां से रिजाइन करना उचित समझा और उन्होंने अपना चैनल खोल दिया। तो उस कंडीशन में पत्रकार जो तनख्वाह पाते हैं, पत्रकार जो बिल्कुल फील्ड में रहते हैं, खतरे के साथ आगे बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में पत्रकारों को समझौता करना पड़ता है, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हिलगु समाचार में 2014 से मैं संपादक हूं और संपादक की पोस्ट पर ही मैंने काम किया। मैंने बिहाइंड द कर्टेन रह के काम किया। मेरे कई सारे पत्रकार साथ में लगे रहते थे और जिनकी जो इसके स्वामी थे, हिलगु समाचार के जो स्वामी थे, उनके आधार पर इसको एक साहित्यिक पत्रिका का ही रूप दिया गया था। जब मैंने इसके अंदर ज्वलंत मुद्दे उठाना शुरू किया, जब मैंने इसके अंदर अतिक्रमण, अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के खिलाफ लिखना शुरू किया, जब मैंने उन मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई जो कि सत्ता में रहकर गलत उपयोग कर रहे हैं सत्ता का, उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई, तो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मैंने रिजाइन देना उचित समझा। तो मैं सलाह देना चाहूंगी उन पत्रकारों को जो अपने जीवन में अपनी पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं, वो स्वयं अपना चैनल स्टार्ट करें, वो स्वयं अपना अखबार स्टार्ट करें। हाँ, रही बात खर्चे की, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसे लोग मिलेंगे जो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त जेब से पैसा लगाकर अगर मैं इस अखबार को चला रही हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे परिवार का सपोर्ट और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का सपोर्ट मुझे शामिल है जो मेरे किसी न किसी इस जज्बे को जिंदा रखना चाहते हैं। हक की आवाज हर व्यक्ति चाहता है, अधिकार हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन क्या अधिकार के साथ कर्तव्य नहीं जुड़े हुए? अगर आम जनता मीडिया को सपोर्ट करे, अगर आम जनता मीडिया के आर्थिक संबल का संबल बने, आर्थिक संबल बने, तो क्या सरकार की चाकरी करने वाले, चारणगिरी करने वाले मीडिया हाउसेस दबंग नहीं हो जाएंगे? सरकार की चारणगिरी करने वाले पत्रकार दबंग नहीं हो जाएंगे जब उनको इनकम ऑफ सोर्स जनता से मिलेगा? लेकिन जनता की जागरूकता में कमी, जनता की उदासीनता कारण बनती है पत्रकारिता को भ्रमित करने का, क्योंकि सरकार से विज्ञापन चाहिए, इसलिए सरकार की चारणगिरी करनी पड़ती है मीडिया हाउसेस को। मैं आपको बताना चाहूंगी एक घटना कि जब एलिवेटेड रोड भारत सेतु का उद्घाटन हुआ, उस समय एक ईडी का छापा पड़ा राजस्थान में। एक बड़े मीडिया चैनल ने उसको चलाया और 5 मिनट बाद वो खबर गायब हो गई क्योंकि सेटिंग हो गई। इसी तरीके से चाहे बड़े बड़े बड़ी बड़ी जो मीडिया हाउसेज हैं, मीडिया कंपनीज जिसको कहा जाता है, मैं कंपनी नहीं बोलती हूं, मैं मीडिया हाउसेज बोलती हूं, क्योंकि पत्रकारिता कंपनी नहीं होती है। लेकिन इसी के साथ खैर हम आगे बात करते हैं कि बिना भू रूपांतरण के, बिना स्वीकृति के पट्टे जारी हो जाते हैं। हजारों लाखों रुपया लेकर बिल्डर्स को बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिल जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे रिश्तेदारी निकालकर, जैसा कि राजा पार्क में हो रहा है। मालवीय नगर विधानसभा मेरे बिल्कुल करीब है और मैं आदर्श नगर विधानसभा से आपसे बात कर रही हूं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सबसे बड़ी चीज आप ये देखें, मुझे मतलब बड़ा अफसोस होता है जब आदमी ये कहता है कि डिप्टी कमिश्नर से तो मेरे ससुराल के संबंध है। बड़ा अफसोस होता है जब ये कहा जाता है कि डिप्टी कमिश्नर को तो मैं एक फोन करूंगा और मैडम ये बिल्डिंग सील हो जाएगी और दूसरे दिन खुल भी जाएगी। लोग चैलेंज करते हैं। कुछ समय पहले मैंने पवन गोयल, जो कि होटल सफारी के मालिक है, जहां पर राजनीतिक रसूख का प्रदर्शन ज्यादा होता है, उनके लिए छापा, तो मुझे बहुत सारी खबरें मिली। अपने ही पत्रकारों से मुझे मिला कि आप खतरा मोल ले रही हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आवाज कौन बनेगा? कौन आवाज बनेगा इन चीजों की? मुझे थोड़ा सा इस बात का जवाब आपसे चाहिए। पवन गोयल जी के जो रिश्तेदार थे, पवन गोयल जी के जो मित्र थे, जो मेरे भी मित्र थे, उन्होंने मुझसे करनी काट ली।
बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि मैं सही काम कर रही हूं। और इसी का नतीजा है कि जब मैंने ऊपर तक के लेवल पर जब आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं अखबार की चेकिंग के लिए मुझे लेटर मिल गया, जिसके लिए भी मैं काम कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं पूरा अपना अखबार चलाती हूँ, पूरे दम से चलाती हूँ, और चैनल में भी जो मैं बोलती हूँ पूरे दम से बोलती हूँ। जब तक मेरे पास दस्तावेज नहीं आते मैं उस खबर को नहीं चलाती। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी अपने आदर्श नगर मालवीय नगर विधानसभा की, कि अभी मैंने 7 अप्रैल को ये अखबार प्रकाशित किया। जब मैंने अखबार रिलीज किया तो मैंने इसमें लिखा कि आमजन या मीडिया के दबाव के बाद विभागों द्वारा हस्तक्षेप मगर फिर भी बन रही है अवैध इमारतों की श्रृंखला। अंतिम सच्चाई है विभाग की ही हिस्सेदारी और भागीदारी, इसमें झूठ कहीं नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से अपने तरीके से हमने जब जांच की तो पाया कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। बड़े अफसोस की बात है, जब किसी मंत्री से मिलते हैं, जब किसी अधिकारी से मिलते हैं तो टाइम नहीं देता, जब उनको पता चलता है कि शालिनी श्रीवास्तव का कार्ड है ये, क्योंकि हम उनके पास में सच्चाई का मुद्दा लेकर जाते हैं। विजय सिंघल सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी लाइव दिख रहे हैं मुझे। आपने मुझसे कहा था कि आपके घर के पास में एक लकड़ी की टकसाल चल रही है, पूरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो आपके घर के पास में है, क्योंकि अगर उसमें आग लग जाए तो कम से कम 50 से 60 घर वहां पे जल जाएंगे। नगर निगम में, एसएचओ में, थाने में, सब जगह आपने कंप्लेंट कर दी है, लेकिन आपको राहत नहीं मिली। बहुत जल्दी मैं आपका वो कवरेज भी करने आऊंगी। आम जनता परेशान है, लेकिन विजय सर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आम जनता के साथ हम लगते हैं तो आम जनता कहती है मैडम आप तो पत्रकार हो, हमें तो खतरा है। तो पत्रकार क्या रोबोट का बना होता है, लोहे का बना होता है? पत्रकार के परिवार नहीं होता। लेकिन पत्रकार को जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर जैसा कि मंडलेश्वर जी ने कहा कि कुछ पत्रकार भी दलाली करते हैं और कुछ पत्रकार भी शामिल हो जाते हैं, तो अपनी जान को बचाते हैं, अपने परिवार को बचाते हैं और खामोश हो जाते हैं। क्योंकि जब जनता को ही अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ना तो पत्रकार किसी भी चीज की आवाज क्यों बने। एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने अभी लेकर आ रही हूं, बहुत ताजा मुद्दा है। उस मुद्दे में यह है सबसे बड़ी बात कि एडवोकेट नैना सर्राफ, सिद्धार्थ बिल्डकॉम के मालिक, सिद्धार्थ बिल्डकॉम स्पार्कलिंग होम्स के मालिक सचिन सचदेवा, इन्होंने मिलकर एक बिल्डिंग बनाई गली नंबर 5 में, राजा पार्क में। इस बिल्डिंग में उन्होंने बहुत सब्जबाग दिखाए फ्लैट मालिकों को। 75-76 लाख के अंदर वो फ्लैट्स बिके, और बिकने के बाद में सच्चाई देखिए आप कि नीचे पार्किंग का पूरा एरिया नैना सर्राफ जी और सिद्धार्थ बिल्डकॉम ने खा लिया। पार्किंग की पूरी जगह खा गए। मेरे पास फोन आता है उसी फ्लैट से एक व्यक्ति का कि मैडम हम इस बात को रखना चाहते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे आप दस्तावेज भेजिए और मुझे लाइव में आप लोग चाहिए, क्योंकि आपके हक की बात आप करेंगे, प्रश्न मैं पूछूंगी, जवाब मैं मांगूंगी, लेकिन जवाब आपको देने होंगे, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए नहीं बात करेंगे तब तक मैं आपकी आवाज कैसे बन सकती हूं। उन्होंने कहा मैडम एडवोकेट नैना सर्राफ बहुत पहुंची हुई एडवोकेट है, उनके बहुत दूर दूर तक राजनीतिक और न्यायिक संबंध है, हम कैसे जीतेंगे? तो मुझे बताइए कि जब जनता की आवाज में कमजोरी आएगी तो शासन और प्रशासन तो भ्रष्ट बनेगा। आप कैसे रोक सकते हैं उस चीज को? मैं नहीं कहती कि आप अपने परिवार के लिए खतरा मोल लीजिए, लेकिन जब आपके साथ धोखाधड़ी हो गई तब तो आप सामने आइए। गली नंबर 5 में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में रोल्स वाला है, कैफे वाला, उसके सामने जाके आप देख सकते हैं। बिल्डिंग वालों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उन्होंने बोर्ड लगा दिया बाहर कि ये बिल्डर, इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और यहाँ पर इन्होंने नीचे दुकानें पार्किंग वाली जगह पे दुकानें बना ली है और कॉमर्शियल सेल कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कॉमर्शियल बिल्डिंग बन कैसे गई? तो क्या केवल नैना सर्राफ या सिद्धार्थ बिल्डकॉम इसके अंदर दोषी है? नहीं, उन्होंने यहाँ पर 15 फ्लैट बनाए हैं, उसमें से एक फ्लैट बलिदान किया है शासन और प्रशासन को। 75-76 लाख रुपए उन्होंने लाइजनिंग में बांटे हैं, तब जाके वो दादागिरी कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक रफीक खान लगातार इस चीजों में सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक खाईवाल हैं जो कि पार्षद बन चुके हैं, घनश्याम दास चंदलानी जी। घनश्याम दास चंदलानी पार्षद है और लगातार अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं उनकी बिल्डिंग आपको गिनाती हूँ। सर्वानंद पार्क के ऊपर सिंधी कॉलोनी में 100x30 की बिल्डिंग, 100x30 का एक हॉल उन्होंने बना लिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई करते हुए, उसकी अवमानना करते हुए उन्होंने सार्वजनिक पार्क के अंदर राजनीतिक हॉल बना लिया।
जबकि वहां पे सिंधी समाज ने लिखा हुआ है कि अगर कोई भी सिंधी किसी भी तरह का अतिक्रमण करता है तो उसे समाज से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन पार्षद महोदय कर रहे हैं, समाज कहां बैठा है मुझे नहीं पता। प्लॉट नंबर 307 सिंधी कॉलोनी न्यू राजा पार्क, लगातार अवैध निर्माण चल रहा है, लगातार अवैध निर्माण चलते हुए खत्म होने की स्थिति में है। प्लॉट नंबर 25 रामगली नंबर 8 न्यू राजा पार्क, ये सब घनश्याम दास जी चंदानी के मैं आपको फ्लैट गिना रही हूं फिलहाल। पार्षद जो है उसकी लाइजनिंग और उसकी पार्टनरशिप और उसकी मालिकाना हक पर बनते हुए अवैध निर्माण काउंट करवा रही हूं मैं आपको इस वक्त। प्लाट नंबर 88 रामगली नंबर 6 आदर्श नगर राजा पार्क, श्याम पान भंडार के पास में बहुमंजिला 7 मंजिला बिल्डिंग है, मालवीय नगर जोन में जो आती है। भूखंड संख्या 4/46, जिसका क्रेडिट मुझे गया कि मैंने उस बिल्डिंग को सील करवाया, बहुत आवाज उठाई, एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसके तहत वो बिल्डिंग सील हो गई। लेकिन उसके बाद 3 बार सील होने के बाद, लगातार 3 बार सील होने के बाद वहां के आम नागरिकों द्वारा हाईकोर्ट में अपील लगाने के बावजूद वो बिल्डिंग पूरी हो रही है, उसको 2 मंजिला पूरे हो रहे हैं। उपायुक्त सुरेश राव से बात करने के बाद मीठी गोली देने के अलावा उपायुक्त सुरेश राव कुछ भी नहीं करते। यहां तक कि हमें पता चला कि प्लॉट नंबर 383 जो कि 20 दुकान में स्थित है, उसमें सुरेश राव जी की बहुत अच्छी सेटिंग हो गई है। ये सब बातें हैं, इनके प्रमाण मौजूद हो सकते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने हमें दिए। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि इतनी बड़ी बात कहने के बाद क्या मानहानि का दावा नहीं बनता? क्या आयुक्त, उपायुक्त या विधायक या पार्षद को मानहानि का दावा नहीं करना चाहिए पत्रकार पर? कैसे करेंगे? बात निकलेगी तो धूल तलक जाएगी, इसलिए बात को ठंडी करने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपको गिनाऊंगी आदर्श नगर में, मैं अपने एरिया की बता रही हूं, आप अपने एरिया की लिस्ट मुझे भेजेंगे तो मैं उसको भी छापूंगी। और आपके एरिया में होने वाले जितने भी अतिक्रमण अवैध निर्माण है, यानी कि अगर वो 50 भी होंगे ना तो 50 का नाम इसमें आएगा। लेकिन मुझे दस्तावेज चाहिए, प्रमाण चाहिए, फोटोज चाहिए। मैं आपको गिनाना चाहूंगी कि आदर्श नगर मालवीय नगर जोन में आदर्श नगर के डिप्टी कमिश्नर हैं सुरेश राव जी, और इसके अलावा मालवीय नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर हैं महेश मान जी, जिनको बहुत मान है, अभिमान है। और इस वक्त राजा पार्क में वो रिश्तेदार बने हुए हैं, मालवीय नगर जोन के कई सारे लोगों के रिश्तेदार बने हुए हैं वो। C9 सिंधी कॉलोनी आदर्श नगर न्यू राजा पार्क, मैं अपने घर से शुरुआत करती हूँ कि मेरे घर की लाइन में C9 में अवैध निर्माण हुआ, और अवैध निर्माण होने के बाद कंट्रोवर्सी में जेवी करते हैं, जॉइंट वेंचर जो होता है, उसमें झगड़े हुए और बिल्डिंग किसी तरह से रुक गई। लेकिन नगर निगम में बकायदा लाइजनिंग के साथ पैसा दे दिया गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन पार्टनर से लड़ गए तो इस वजह से वो बिल्डिंग रुकी हुई है। C17 उसी के 2 कदम आगे जाएंगे आप तो C17 में अवैध निर्माण हुआ, उसके पास दिलीप जी रहते हैं C18 में, उन्होंने आवाज उठाई और उनको पूरी तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इस आवाज को बंद करें और हमारी बिल्डिंग बनने दें। सेंसिटिव मैटर ये बताया जा रहा है कि किसी विधवा महिला का है, तो विधवा महिला के अवैध निर्माण करने के लिए अधिकारी हो जाती है। फिर हम बात करते हैं C24 सिंधी कॉलोनी आदर्श नगर न्यू राजा पार्क, C27 सिंधी कॉलोनी, ये सब एक सीरीज में चल रहे हैं, हर एक मकान को छोड़कर अवैध निर्माण हो रहा है। C29-30 मंगलम हॉस्पिटल, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बर्फ खाना चौराहा जाम हो जाता है। वहां पर सामने एक पानी की सप्लाई देने वाला टैंकर वाला है, उसके 4 टैंकर खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उसी के सामने मंगलम हॉस्पिटल बन रहा है। उस हॉस्पिटल में किसी भी तरीके से अगर कोई सीरियस मैटर आ जाए तो आपको मैं चैलेंज करती हूं कि वहां पर जो ये जो होती है एम्बुलेंस, उसको प्रवेश करने में आधा घंटा लगेगा। आखिर मंगलम हॉस्पिटल को रेजिडेंशियल एरिया में हॉस्पिटल खोलने की परमिशन मिल कैसे गई? और ये बहुमंजिला बिल्डिंग अगर बन रही है तो इसके दस्तावेज कहां पर है? मैंने इसके मालिक से बात की, मैंने कहा आप दस्तावेज प्रस्तुत करिए, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी 582A उदय मार्ग के ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, जिसके ऊपर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। वो बहुमंजिला बिल्डिंग अवैध निर्माण अतिक्रमण बनकर तैयार हो जाएगा। अतिक्रमण इसलिए कहूंगी कि सड़क पर भी अतिक्रमण हो जाता है, सेटबैक नहीं छोड़ा जाता है। C60 साकेत कॉलोनी आदर्श नगर, यह है पार्षद नीरज अग्रवाल की बिल्डिंग। यानी कि आप देखिए कि पार्षद, विधायक लगातार अवैध निर्माण अतिक्रमण कर रहे हैं, और उनके साथ शामिल है पूरा महकमा, उनके साथ शामिल है पूरे आयुक्त, उपायुक्त, पार्षद, जयन अयन सब शामिल है। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सफाई कर्मचारी भी आपसे रिश्वत ले सकता है। अगर आप अतिक्रमण कर रहे हैं तो सफाई कर्मचारी आपकी बिल्डिंग पर आएगा और आपसे 5,000 रुपए ले जाएगा, वो भी शांत और आप भी शांत। लगभग 70 से 75 लाख रुपया बढ़ता है लाइजनिंग में, यानी एक फ्लैट आपको बलिदान करना पड़ता है। आपने 8 फ्लैट की परमिशन ली है, आप 16 फ्लैट बनाइए, 16 को आप 15 ही काउंट करिए, क्योंकि एक तो आपको हमको बांटना है।